गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं एमडी आलम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पे एमडी आलम सर। आज हम इस वीडियो में वर्ब के काइंड्स को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ब के काइंड्स को पढ़े थे, तो जो बाकी काइंड्स है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं इसे हम पहले जानेंगे। द वर्ब which is used to show the tense and voice of the main verb is called helping या auxiliary verb. The verb which is used to show the tense and voice of the main verb is called helping या auxiliary verb. अर्थात वह वर्ब जो वाक्य में मुख्य क्रिया के टेंस तथा वॉइस को दर्शाता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे he is playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पे इज ये खेलने के टेंस को दर्शाता है कि कब काम हो रहा है, अभी हो रहा है या फिर पहले हो रहा था। अगर हम यहाँ पे इज की जगह वाज यूज कर दें, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हिंदी हो जाएगा वह क्रिकेट खेल रहा था, यानी इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो इज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा क्योंकि ये प्लेइंग जो वर्ब है मेन वर्ब है उसके टेंस को दर्शा रहा है। और देखते हैं he does not eat a mango, वह आम नहीं खाता है। अब यहाँ पे ये डज जो है इसके स्थिति को दर्शा रहा है कि वर्तमान में आम नहीं खाता है। अगर यहाँ पे डिड यूज करते तो वह उसने आम नहीं खाया हो जाएगा, यानी इसका टेंस चेंज हो जा रहा है। ये डज की वजह से हो रहा है, इसलिए डज क्या होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के काइंड्स को देखेंगे, यानी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और थर्ड है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसे हम एक एक करके डिटेल में इनके एग्जाम्पल और डेफिनेशन जानेंगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे। फर्स्ट काइंड है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सो इज, आर, एम, was, were, has, had, do, does, did को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, might, shall, should, will, would, used to, need, dare, ought to, must। इनकी संख्या 13 है। इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और थर्ड है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड काइंड है सेमी मॉडल वर्ब
यूज टू, नीड तथा डेयर को हम सेमी मोडल वर्ब कहते हैं। अब हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, द वर्ब which has no object, the verb which has no object in the sentence is called intransitive verb. The verb which has no object in the sentence is called intransitive verb. इसका हिंदी होगा वह verb जिसके साथ वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे he goes to a school, वह विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे ये गोज वर्ब है, लेकिन स्कूल जो है यह ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड होगा। तो चूंकि ये गोज के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए गोज को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। One more example, he comes here, वह यहाँ आता है। यहाँ पे comes जो वर्ब है इसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये here यहाँ पे वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो comes जो होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा क्योंकि इसके साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम लोग नॉन फाइनाइट के काइंड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, सबसे पहले हम नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं इसे जानेंगे। द वर्ब which is not changed according to the number and person of the subject in the sentence is called non-finite verb. The verb which is not changed according to the number and person of the subject in the sentence is called non-finite verb. इसका हिंदी होगा वह वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he is playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा है। I am playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। You are playing cricket, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब ये तीनों सेंटेंस को हम ध्यान देंगे। तीनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। यहाँ पे इज एम आर चेंज हुआ है, तो पहले बताया गया आप लोगों को कि जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर प्लेइंग तीनों में सेम है, हालांकि तीनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, उसके बावजूद भी तीनों में प्लेइंग लिखा हुआ है, तो ये प्लेइंग जो होगा ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। अब हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के वेद। पहले बताया गया आप लोगों को कि नॉन फाइनाइट के तीन वेद होते हैं, तीन काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है इन्फिनिटिव, सेकंड है जेरंड, एंड थर्ड है पार्टिसिपल। अब ये तीनों काइंड्स को हम लोग बारी बारी से डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
नॉन फाइनाइट का पहला काइंड है इन्फिनिटिव, इसे हम लोग देखेंगे। इन्फिनिटिव, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, यानी क्रिया के प्रथम भाग को इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे डू ये V1 है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। ही इज टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे प्ले जो है V1 है, इसलिए हम इसको हम इन्फिनिटिव बोलेंगे। अब हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के भेद, काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव के वेद, इसके दो काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है इन्फिनिटिव विद टू, इन्फिनिटिव विद टू। इन्फिनिटिव विद टू का अर्थ हुआ कि वह वर्ब जिसके साथ टू लगा है उसे हम इन्फिनिटिव विद टू बोलेंगे। जैसे ही इज टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने को है या खेलने वाला है। अब यहाँ पे प्ले जो है V1 है और इसके ऊपर है टू प्लस है, ऐड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव विद टू। और सेकेंड है इन्फिनिटिव विदाउट टू, विदाउट टू यानी बिना टू का, यानी वह वर्ब जो V1 होगा और उसके पहले टू नहीं लगा होगा उसे हम इन्फिनिटिव विदाउट टू बोलेंगे। जैसे ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। अब यहाँ पे डू V1 है और इसके पहले कोई टू नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे इन्फिनिटिव विदाउट टू। अब हम लोग जेरंड को जानेंगे। सेकेंड काइंड है नॉन फाइनाइट का जेरंड, इसे हम लोग जानेंगे। चलिए इसे भी देखते हैं। जेरंड, सबसे पहले हम जानेंगे जेरंड किसे कहते हैं। इसका हिंदी होता है क्रियात्मक संज्ञा, यानी इसका रिलेशन नाउन से होता है, संज्ञा से होता है। इफ द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या V4 इज यूज्ड एज a noun in the sentence, it is called gerund. If the fourth form of verb या V4 is used as a noun in the sentence, it is called gerund. यानी क्रिया के चौथे रूप का प्रयोग वाक्य में नाउन के तरह हो तो उसे हम gerund कहेंगे। जैसे smoking is bad for health, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोक का V4 स्मोकिंग होता है और ये स्मोक का V4 है और यहाँ पे स्मोकिंग का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, तो इसे हम जेरंड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। वॉक से वॉकिंग बना हुआ है, वॉक का V4 वॉकिंग होता है और इसका प्रयोग यहाँ पे नाउन के रूप में किया गया है, तो इसलिए इसे हम जेरंड कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेरंड के यूज को जानेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अगला काइंड है इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट का अगला काइंड है पार्टिसिपल, उसे देखते हैं हम लोग। पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। थर्ड काइंड है इसका पार्टिसिपल। इसका हिंदी होता है कृदंत, अर्थात इसके बारे में जानेंगे हम लोग पार्टिसिपल के बारे में। द वर्ब विच इज यूज्ड एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव in the sentence, it is called participle.
The verb which is used as a verb and adjective in the sentence it is called participle। यानी वो वर्ब जिसका प्रयोग वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों रूप में किया जाए उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे he has broken a chair। नेक्स्ट सेंटेंस है he has a broken chair। दोनों सेंटेंस हम ध्यान देंगे। फर्स्ट में he has broken a chair, उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। he has broken a chair, उसने कुर्सी तोड़ी है। और सेकंड में he has a broken chair, उसके पास टूटी हुई कुर्सी है। तो ये broken V3 है। अब फर्स्ट सेंटेंस में broken का यूज वर्ब रूप में किया गया है, इसलिए इसको पार्टिसिपल बोलेंगे, लेकिन ये काम कर रहा है वर्ब का। सेकंड सेंटेंस में broken का प्रयोग ये नाउन के पहले किया गया है, यानी ये कुर्सी की विशेषता को बतलाता है। कुर्सी कैसी है तो टूटी हुई है। अब यहाँ पे ये ब्रोकन जो होगा ये पार्टिसिपल होगा, लेकिन ये एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। तो अब हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। सो लेट्स सी, गो अहेड। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल हम लोग देखेंगे, यानी पार्टिसिपल के भेद को जानेंगे। चलिए इसे देखते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भेद। इसके तीन भेद होते हैं, तीन काइंड होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे कि यदि V4 तथा V3 का प्रयोग, V4 का प्रयोग वाक्य में वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों रूप में किया जाए तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इफ V4 is used as a verb and adjective it is called प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे he is running, वह दौड़ रहा है। अब यहाँ पे रनिंग का प्रयोग वर्ब रूप में किया गया है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा और ये वर्ब का काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, he saw a running dog, उसने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। अब यहाँ पे रनिंग का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया गया है तो ये V4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, लेकिन ये काम करेगा एडजेक्टिव का। उसी तरह से V3 का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है, यानी V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यदि इसका प्रयोग वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों रूप में किया जाए तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे he has broken a chair और he has a broken chair। तो यहाँ पे broken V3 है, लेकिन ये काम कर रहा है वर्ब का, तो ये पार्टिसिपल है, लेकिन ये वर्ब का काम कर रहा है तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। यहाँ भी ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। यदि हैविंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग ईटन फूड ही गोज टू ए स्कूल, हैविंग ईटन फूड ही गोज टू ए स्कूल, वह खाना खाकर विद्यालय जाता है। और यहाँ पे हैविंग ईटन को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। हैविंग बीन beaten he started abusing, having been beaten he started abusing, वह पीटे जाने के बाद गाली देना शुरू किया। तो यहाँ पे ये हैविंग बीन जो है ये पैसिव वॉइस में है और इसे भी हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में जानेंगे।
तो ये सारे वर्ब के काइंड्स हुए. सो आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. दैट्स ऑल. थैंक यू.